हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30+ प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है त्योहार दिया गया है और राज्य दिया गया है। बिहू यहाँ पर देखेंगे असम राज्य का यहाँ पे बिहू दिया गया है। बिहू असम राज्य का यहाँ पे त्यौहार हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु का है। इसके बाद देखेंगे ओणम दिया गया, ओणम केरल राज्य का है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? गलत है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पे बैसाखी दिया गया, बैसाखी आपका यहाँ पे पंजाब राज्य का यहाँ पे त्यौहार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी किनके बीच संपन्न हुई थी, यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। जो सुगौली की संधि थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये रामेश्वरम में है। तो यहाँ पे रामेश्वरम बी वाले में दिया गया है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? यह देखेंगे पहले था कि 2 लोगों को मनोनीत कर सकते थे लोकसभा में, लेकिन वर्तमान में यह अब हट चुका है। अब एक भी लोगों को यहाँ पे मनोनीत नहीं किया जाता है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग बी वाला राइट आंसर है। बाकी समय यहाँ पे 0 हो चुका है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया जैन मत के अनुसार उनके अंतिम कौन थे? अंतिम महावीर स्वामी थे और यह 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम से एक पहला, मतलब आपसे 23वां वाला पूछा जा रहा है। 23वां हो जाएंगे पार्श्वनाथ। तो यहाँ पर देखेंगे जो ए वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे जैन धर्म का जो पहले तीर्थंकर कौन थे तो वह ऋषभ देव हो जाएंगे। यह पॉइंट याद रखेंगे। इन्हीं तीनों में से कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। पहला ऋषभ देव पूछा जाएगा, या तो आपसे 23वां पार्श्वनाथ या तो 24वां महावीर स्वामी पूछा जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। योग दर्शन पूछा जाता है तो आप लोग पतंजलि को ट्रिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सिंगापुर है। सिंगापुर में देखेंगे तमिल यहाँ पे भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एलोरा स्थित जो कैलाश मंदिर है उसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। एलोरा स्थित जो कैलाश का मंदिर है उसका जो निर्माण का श्रेय है वह राष्ट्रकूटों को जाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो इसको बोला जाता है अवमूल्यन, जो कि बी में दिया गया। बी वाला राइट आंसर है।
अगला है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सब हुआ था जहांगीर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर चले थे। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून बताया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून बताए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड में पूछा गया। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला राइट आंसर है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको पोर्टफोलियो निवेश बोलते हैं। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया कि बीटी बीज का संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा वियना में। अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है इसका जो मुख्यालय वियना में है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशा फसलें देखिए यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो इसमें देखेंगे कपास आ जाएगा, सन आ जाएगा, जूट आ जाएगा, ये सब आएंगे। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे कि पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पवन वेग दिया गया है तो यह दाब प्रवणता हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा पहले किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। पहले 2 लोगों को यहाँ पे मनोनीत किया जाता था लेकिन अब वर्तमान में नहीं किया जाता है। अब देखेंगे अधिकतम पहले क्या था कि 552 सदस्य लोकसभा में रह सकते थे, अब 550 ही मैक्सिमम रह सकते हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यह लोकसभा का है। और यहीं पर अगर आपसे राज्यसभा के लिए पूछा जाता है तो राज्यसभा में 250 लोग मैक्सिमम रह सकते हैं, बाकी 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। और जो लोग 2 लोगों को यहाँ पे पहले मनोनीत किया जाता था उनको अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूछा जाए या राज्यपाल बनने के लिए तो 35 वर्ष होगा। तो सी वाला राइट आंसर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो राज्यसभा के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो 30 वर्ष आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो सदस्य रहते हैं अगर उनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है तो 6 वर्ष का रहता है, यह भी याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे लोकसभा के लिए यहाँ पे न्यूनतम जो एज होनी चाहिए वह 25 वर्ष। और यहाँ पर लोकसभा का जो सदस्य रहते हैं उनका जो कार्यकाल रहता है वह 5 वर्ष के लिए होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। वोट देने के लिए या जो मत देने के लिए न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको मुखिया बनना है, प्रधान बनना है तो उसके लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कहे थे अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और जो बुरा नागरिक होता है वह बुरा राज्य बनाता है। अगला है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि वह 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ वह केंद्र सरकार में रहती हैं। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा बोध गया में। बुद्ध का पूछा गया है तो यहाँ पे बोध गया होगा, बी वाला राइट आंसर है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई बने थे, यह कांग्रेस के नहीं थे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय जो शासन प्रणाली होती है उसमें जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति रहती है वह प्रधानमंत्री में होती है। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। इसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसका संबंध है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया है, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे खालसा पंथ बीएड में 2-3 बार पूछा गया था, तो याद रख लेंगे कि खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि सहारा प्रदेश में धूल दानव है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रातःकाल चलने वाली जो तीव्र आंधी है उसी को सहारा प्रदेश में धूल दानव कहते हैं। चूना पत्थर का केंद्रित रूप है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे संगमरमर है। चूना पत्थर का जो केंद्रित रूप है वह संगमरमर है। अगला देखेंगे विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में होता है। विश्व में जो कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन है वह ब्राज़ील में होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा निर्यात प्रोत्साहन हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना है कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में है। डीजल जो लोकोमोटिव कारखाना है वाराणसी में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, सी वाला राइट आंसर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया है, जो कि यहाँ पे ए में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम जो है यह देखेंगे कोलकाता में है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, फोर्ट विलियम कोलकाता में। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से क्या बनता है? विद्युत ऊर्जा, वही पूछा जा रहा है, बी वाला राइट आंसर है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस एस्टीरिफिकेशन, जो कि दिया गया सी वाले में, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके जली विलयन में लाल जो लिटमस होता है वह नीला हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? उसको मॉडेम बोला जाता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला कि दिल का जो दौरा है किस कारण से होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा हृदय में रक्त की जो आपूर्ति है उसमें कमी के कारण दिल का दौरा हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला राइट आंसर है। इनमें से विषम कौन सा यह बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे संगमरमर चूना चाक सेम हो जाएंगे, लेकिन अलग पूछा गया है तो बुझा चुनना होगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक प्रोटीन, जो कि दिया गया है बी वाले में, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें आ जाएगा शीशा। जो शीशा होता है वह बड़े शहरों में जो वायु होता है उसको प्रदूषित करता है। किसी प्रोग्राम में जो बग होता है, बग क्या होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बग का मतलब होता है त्रुटि, त्रुटि का मतलब होता है ईरर, ईरर को ही बग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए में दिया गया, ए वाला राइट आंसर है।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लीजिए, क्योंकि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है। 400 नंबर का आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, 250 प्लस नंबर रहेंगे तभी सरकारी कॉलेज मिल पाएंगे। बाकी यहाँ पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छी बात है, जैसे जीके का पेपर होता है, जीके में देखेंगे 50 प्रश्न आएंगे, 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और सब्जेक्ट में चाहे आपका आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, उसमें देखेंगे 50 प्रश्न आएंगे। 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला जुला करके यूपी बीएड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ना है। और यहाँ पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से परचेज करना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लिख करके आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड